हाय फ्रेंड्स। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं अनदर टॉपिक इन द टॉपिक ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इसको हम लोग इन शॉर्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। 5 to 10 मिनट स्पेंड करेंगे समझने के लिए कि ये क्या होता है और क्यों होता है, एंड देन डायरेक्टली जंप करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्विंग पे। मैंने आपके लिए 25 to 30 क्वेश्चन सेट करके रखे हैं जिससे आपको रिवैल्यूएशन के टॉप से लेके बॉटम तक सारे क्वेश्चन समझ आ जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहली बात, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होता कब है? देखिए, जब एक ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होती है और एक नया पार्टनर आता है। मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में समझा रखी है पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स में क्या डिफरेंस होता है। बट एक ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होती है, इसका मतलब क्या होगा? या तो एक नया पार्टनर आएगा, या एक पुराना पार्टनर जाएगा, या एक पुराना पार्टनर की डेथ हो जाएगी। ये तीन ही केस पॉसिबल है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। इन एनी केस आप मुझे एक बात बताइए कि जो एसेट्स के बढ़ने से, लाइबिलिटी के बढ़ने से या घटने से, मैंने क्या बोला? एसेट्स के बढ़ने या घटने, लाइबिलिटी के बढ़ने या घटने से कुछ फायदा या नुकसान हुआ होगा। अब ये जो फायदा या नुकसान हुआ है, इसका बेनिफिट नए पार्टनर के पास नहीं जाना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स की मेंटालिटी ये होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जितना भी फायदा हुआ है टिल द डेट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसको हम लोग अपने ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के काम खत्म करते हैं। नया पार्टनरशिप जब बनेगा तो उस समय फ्रेश शुरुआत होगी, इन शॉर्ट। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सजा के बोलूं तो व्हेन एन ओल्ड पार्टनरशिप एंड sorry, all the assets are revalued and the liabilities are reassessed to reflect the true and fair position of the firm. And as I said, सिर्फ old partners are entitled to benefit or suffer from the change in such values. इस माइक्रो टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका अकाउंटिंग एंट्रीज में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या होता है? CLEAR, विच स्टैंड्स फॉर कैपिटल, लाइबिलिटी, मैं लिख देता हूं फटाफट उसको, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट एंड रेवेन्यू। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। एक्सपेंस एंड एसेट अगर बढ़ रहा होता है तो डेबिट होता है, बाकी सारी चीजें जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो मैं बार बार आपको ये चीज बोलते हुए दिखूंगा कि बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। आई एम नॉट स्पेंडिंग अनदर मिनट हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड जैसा आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट इज समथिंग जो साल के अंत में क्लोज होता है, एंड जो साल के अंत में क्लोज होगा वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, ये रीवैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं? पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बांटने के लिए। तो नेचुरली जो उसका फायदा या लॉस होगा फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ही जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्नीचर, पहली बात तो फर्नीचर इज एन एसेट। फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज, बुक वैल्यू 50,000 रुपया। इसका मतलब क्या है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूं। बैलेंस शीट में मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, एंड उस फर्नीचर की वैल्यू मैंने 50,000 रुपीज बुक्स में ऑलरेडी रखी हुई है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू को मुझे 10,000 रुपीज से बढ़ाना है। मतलब अब मुझे इसको 50,000 प्लस 10,000 करके 60,000 पे लेके आना है। नेचुरली अब बिकॉज मुझे इसे 60,000 पे लेके आना है, मुझे 10,000 रुपीज का इंक्रीज रखना पड़ेगा। फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो मैं बोलूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज मुझे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है। तो आई विल ऑलवेज से फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय 10,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। अब कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डाउट आएगा कि ये 10,000 रुपीज रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही क्यों हुआ? तो आप समझिए, मैंने आपको अभी क्या बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को याद कीजिएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फर्नीचर आपका एसेट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, आप एसेट की वैल्यू बढ़ने पे खुश होते हैं, वो आपके लिए इनकम है, वो आपका फायदा है। और इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट। सो वी ऑलवेज से फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट बढ़ा तो डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ बिकॉज इनकम हुआ। तो आप दोनों तरीके से सोच के रखिए। मैं आपको यहां लिख के दे देता हूं, फर्स्ट एंट्री में वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं बोलूंगा एसेट अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या हुआ? यहां पे मेरा रेवेन्यू बढ़ा तो ये क्रेडिट, एकदम सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, बुक वैल्यू 30,000 रुपीज। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो नेचुरली ये 25% बुक वैल्यू के ऊपर इंडिकेशन होता है। तो मशीनरी भी मेरा एसेट ही होता है, तो मैं वापस सेम एंट्री पास कर दूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये भी मेरा फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए।
30,000 रुपीज का 25% से वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 30,000 रुपीज का 25% कम्स आउट टू बी 7,500 रुपीज. तो मैं बोलूंगा 7,500, 7,500. ओके. Bills payable are increased by 10%. Bills payable is a liability. Liability अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो मैं हमेशा बोलूंगा टू बिल्स पेबल क्रेडिट के साइड में बाई 10%. उसकी बुक वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी? 15,000. तो 15,000 में 10% और बढ़ गई तो 1,500. बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन अकाउंट. टू जस्टिफाई, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो तो आपके लिए लॉस ही है, एक तरीके से आप दुखी हैं, तो इन दैट केस डेबिट हो गया. तो एक्सपेंस था तो डेबिट हो गया. ओके. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर डिक्रीज बाई 5,000 रुपीज. अगर क्रेडिटर को घटाना है, मतलब मेरा लाइबिलिटी को घटाना है, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट, तो मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन. क्यों? अगर आपके क्रेडिटर्स घट गए तो आप तो खुश हो गए ना, अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इनकम रेवेन्यू गेन किसी भी लॉजिक से आप सोच लीजिए क्रेडिट होगा. फिक्सचर्स आर टू बी इंक्रीज टू 30,000 रुपीज. यहां पे 2 पॉइंट है. फिक्सचर इज एन एसेट. आपने हमेशा देखा होगा FNF, तो उसे हम लोग बोलते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. फिक्सचर्स का मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें अटैच्ड रहती है आपके घरों में, आपके फर्नीचर से, उसे हम लोग फिक्सचर्स बोलते हैं. फिक्सचर्स आर टू बी इंक्रीज टू 30,000 रुपीज. भैया पहले तो इसकी बात बताओ, बुक वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपए. मतलब ये मेरे बैलेंस शीट में 12,000 रुपए का ऑलरेडी है, लेकिन मुझे उसे दिखाना कितना पे? टू. टू का मतलब मुझे फाइनल वैल्यू उसकी 30,000 रुपए करनी है. मतलब अब मुझे बैलेंस शीट में 30,000 रुपए का ये दिखाना है. तो अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू बढ़ेगी? कितने से बढ़ेगी? 18,000 रुपीज से बढ़ेगी. तो मेरे रीवैल्यूएशन में 30,000 नहीं आएगा, 12,000 नहीं आएगा. प्लीज इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइए. रीवैल्यूएशन का मतलब ही है कि आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो ही तो आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो यहां पे चेंज कितने का आया? 18,000 रुपीज का. तो मैं क्या बोल सकता हूं? फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट. फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन 18,000 रुपीज. तो यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिला. अभी तक हमने ऊपर जितने भी 4 क्वेश्चंस किए थे, हम बार बार पढ़ रहे थे बाई. बाई का मतलब क्या हो गया? कितने से चेंज हुआ, मतलब वो अमाउंट ऑफ चेंज या परसेंटेज ऑफ चेंज बता देता है मेरे को. ठीक है, चेंज ही बता देता है मेरे को. बट फिर हमने एक वर्ड देखा टू. टू हमें क्या बताता है? द फाइनल वैल्यू इन इटसेल्फ. करेक्ट. तो वो फाइनल वैल्यू ही मुझे बता देता है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी ब्रॉट अप टू 120%. बुक वैल्यू 18,000 रुपीज, 120% पे लेके आना है 80,000 रुपए का. तो मुझे एक बात बताइए, 80,000 रुपए का 120% होता कितना है? 96,000. तो मुझे 96,000 पे शो करना है. आज मेरी वैल्यू 80 है, उसे 96 पे लेके जाना है, तो मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 16,000 रुपीज से. तो मैं क्या एंट्री पास कर सकता हूं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन 16,000 रुपीज. नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%. बुक वैल्यू 44,000 रुपीज. अब इसमें आपको एक समझना पड़ेगा कैलकुलेशन करने का तरीका. अगर आपको बेसिक अलजेब्रा याद हो तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे. मुझे एक बात बताइए, स्टॉक ओवर वैल्यू हो के 44,000 है, मतलब उसकी जो करेक्ट वैल्यू होती, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, उसकी जो करेक्ट वैल्यू होती उसको मैं अज्यूम कर सकता हूं एक्स से, लेट कुछ भी. तो एक्स को मैंने 10% ओवर वैल्यू कर दिया. ओवर वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू से ज्यादा. तो देखिए मैंने प्लस कर दिया. तो x प्लस 10% ऑफ x comes out to be 44,000. So I can say x plus 10 by 100 of x is equal to 44,000. यानी कि मैं बोल सकता हूं 110 by 100x is equal to 44,000. मैथ्स सिंपल. तो x is equal to 44,000 इंटू 100. यहाँ पे जो डिवाइड था वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ के डिवाइड हो जाता है. सो x कम्स आउट टू बी 40,000 रुपीज. इसका मतलब जो माल आपने 44 में डिस्क्लोज कर रखा है उसकी करेक्ट वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 40 है. तो 44 से किसी एसेट को 40 में लाना है तो 4,000 रुपीज का मुझे डिक्रीज दिखाना पड़ेगा. राइट. तो पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ इसमें. तो मैं बोल सकता हूँ स्टॉक की वैल्यू घटानी है. अच्छा, ओवर वैल्यू का मतलब क्या है? करेक्ट वैल्यू से ज्यादा है, करेक्ट वैल्यू से ज्यादा है तो उसको ठीक करना है, नीचे लेके आना है. एसेट की वैल्यू घट रही है, एसेट की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट हो जाता है. तो टू स्टॉक 4,000 रुपीज, बैलेंसिंग फिगर रिवैल्यूएशन हो जाता है. तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 4,000
4000, सिंपल। अब एक बार वापस देखिए, ये तो लॉन्ग तरीका है, एग्जाम में इसको कर सकते हैं, एब्सोल्युटली मार्क्स मिलेंगे, एब्सोल्युटली यस। बट अब एग्जाम में अगर फटाफट आपको सॉल्व करना है तो एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू एग्जाम में गिवन है, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू जो भी करके 44,000 रुपीज है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी फिगर से, डिवाइड कर दीजिए किसी फिगर से। भैया ये फिगर कौन सी है, जितनी वैल्यू से वो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू, ठीक है। भैया ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। इस केस में 10% ओवर वैल्यू था, तो मैं बोल सकता हूं 44,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, ओवर वैल्यू है ना, ओवर वैल्यू याद रखिएगा। तो 44,000 इंटू 10 बाई 110 कम्स आउट टू बी 4,000। इससे आपको डायरेक्टली चेंज का अमाउंट मिल गया, इससे आपको डायरेक्टली चेंज का अमाउंट मिल गया। और अगर आपको फाइनल फिगर चाहिए, सेम फॉर्मूला, मैं बोलूंगा 44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, जो भी आपका केस होता है। तो क्या होता है इसमें, 44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 44,000 into 100 divided by 110 which gives us 40,000 rupees। तो ये 40,000 rupees क्या हुआ, this 40,000 rupees is the फाइनल वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो होती, 4,000 रुपीज इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। चलिए इसकी प्रैक्टिस अभी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाई 20%, इसका मतलब क्या है, 64,000 रुपीज इसकी सही वैल्यू नहीं है। ये एसेट जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो अपनी करेक्ट वैल्यू से कम वैल्यू पे डिस्क्लोज्ड है, मतलब अब मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट, तो आई कैन से इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भैया एंट्री तो मुझे भी आती थी, अब तो मैं भी सीख गया, बट भैया अमाउंट कितना होगा, चलिए देखते हैं। अंडर वैल्यू है ना, चलिए अभी मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई उसको ट्राई करते हैं। तो 64,000 रुपीज मुझे चेंज का अमाउंट ही चाहिए, क्योंकि मैं तो रिवैल्यूएशन सॉल्व कर रहा हूं। तो 20 डिवाइडेड बाई अंडर वैल्यू है तो 100 माइनस 20। अब 100 माइनस 20 कितना होता है, 80। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 16,000 रुपीज। ओके, तो आपको 16,000 रुपीज से वैल्यू को बढ़ाना था, करेक्ट, एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000 रुपीज। मुझे एक बात बताइए, बुक वैल्यू 22,000 है, मार्केट वैल्यू 25,000 रुपए है, तो यहां पे क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी नेचुरली। तो यहां पे स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज, क्योंकि मुझे 22,000 से 25,000 रुपए में आना है, तो मुझे 3,000 रुपए वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एकदम सिंपल है। भैया इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपने इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया। क्लास 11 में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी सबसे कम होती है उसकी वैल्यू पे स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अचानक क्लिक कर जाए कि भैया मैंने तो क्लास 11 में पढ़ा था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अगर मेरी बुक वैल्यू में 22,000 है और मार्केट में 25 है, मैं तो 22 में ही रखूंगा, विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट है। तो भैया ये वाली बुद्धि मत लगाइएगा, वहां पे एक कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऊपर या नीचे होती हुई दिखे, उसको एज इट इज कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ये जस्ट एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको बताया। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ एडवांस एंट्रीज पे। 600 रुपया इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, मेरी लाइबिलिटी, इज नॉट क्लेम्ड और अनट्रेसेबल। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपका एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब आपको पैसा देना है, अब वो पैसा जिसको देना है वो पार्टी ही गायब है, कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो, वो पार्टी देश छोड़ के भाग गई, वो पार्टी जेल में चली गई, वो पार्टी की डेथ हो गई, किसी भी केस में वो अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल मतलब मैं उसको कॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको खोज नहीं पा रहा, या फिर वो क्रेडिटर ने बोल दिया भाई तू मेरे को पैसे मत दे, बेस्ट केस सिनेरियो। तो मुझे एक बात बताइए, कोई भी आदमी बोलेगा नहीं 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 तुम मेरे से पैसे रखो, मेरे से पैसे रखो, ठीक है, अनक्लेम्ड है, अनक्लेम्ड है। तो अब मेरे क्रेडिटर 600 रुपए से घट गए, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी घटने पे डेबिट होती है, तो आई वुड से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 600 रुपीज एंड 600 रुपीज, ठीक है। एक सेकेंड, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन 600 रुपीज एंड 600 रुपीज। नेक्स्ट, डेटर्स ऑफ 12,500 आर रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक। पहली बात भैया, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसे बुक से हटा रहे हैं तो वो खत्म हो जा रहा है। 12,500 के डेटर्स मैंने राइट ऑफ कर दिया, राइट बैक कर दिया, क्यों, मुझे पता है वो डेटर्स नहीं मिलेंगे, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स हो चुके हैं, राइट।
तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, डेटर्स मेरे राइट ऑफ हो रहे हैं, डेटर्स मेरा एसेट होता है, एसेट अब मेरा घट रहा है, तो एसेट घटने पे बनता है क्रेडिट। तो टू डेटर्स 12,500, तो ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन टू डेटर्स 12,500, 12,500। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5,000 रुपया इज प्रीपेड। भैया ये तो क्लास 11 में पढ़ा था, याद है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम एक यूजुअली 1 साल का आप एक साथ पे करते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 को, तो साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2026 को। फाइनेंशियल ईयर तो यहीं पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे खत्म हुआ। बट अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, लेटेस्ट से एक ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया 1 जून 2025 को, तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको कब तक मिलता रहेगा? आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 1 जून 2026 तक। एक बार मैं इजियर ऑफ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो तो आपको 1 साल के लिए मिलेगा। अब दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत कहीं पे नहीं आई, सुनिए। दिक्कत आएगी यहां पे, ये 31 मार्च वाली डेट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, आपका इंश्योरेंस 10 मंथ्स का यूज भी हो गया, बट 2 मंथ्स का इंश्योरेंस अभी भी बाकी है। अब ये 2 मंथ्स का इंश्योरेंस का पैसा आपने दे दिया, तो ये क्लासिफाई हो जाता था एज प्रीपेड इंश्योरेंस। एंड अगर आपको क्लास 11 याद हो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज ऑलवेज एन एसेट फॉर अस। तो यहां पे क्या हुआ, आपको एसेट क्रिएट करना है, करेक्ट? तो आप एसेट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। एसेट बढ़ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 5,000 रुपया। एकदम सिंपल। नेक्स्ट, पेंडिंग यूटिलिटी बिल ऑफ 3,500 रुपया इज नॉट इंक्लूडेड और रिकॉर्डेड। पेंडिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। यूटिलिटी बिल का मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, 3,500 रुपए का ना ही इंक्लूड किया ना ही रिकॉर्ड किया, तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रिएट करने के वास्ते मेरे को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 3,500 रुपया, 3,500 रुपया। नेक्स्ट, मशीनरी बुक वैल्यू इज टेकन बाय अजय पार्टनर फॉर 80,000 रुपीज। इसको समझते हैं। अब यहां से एक नया सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब यहां से हम लोग एक नया सेट ऑफ एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 60,000 रुपीज इज टेकन बाय अजय अ पार्टनर फॉर रुपीज 80,000। इसका मतलब क्या हुआ? एक मशीनरी है, लेटेस्ट से आपके बुक्स में 60,000 रुपीज का, एक मशीनरी है जिसका बैलेंस शीट में वैल्यू है 60,000 रुपीज का। अब एक पार्टनर है आपका अजय, ठीक है। अब एक अजय पार्टनर है, अजय बोला सुनो ना, एक काम करो, ये मशीन मेरे को दे दो, ठीक है, ये मशीन मुझे दे दो। तो अगर पार्टनर इस मशीन को लेके गया, तो पार्टनर इसके बदले कुछ कैश भी पे करेगा। मतलब मशीन अगर इसके पास चली गई, ट्रांसफर हो गई, तो अजय को टेक्निकली फर्म को पैसा देना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था भले ही वो लोग पार्टनर हैं, बट अकाउंट्स में टू सेपरेट लीगल एंटिटीज बन चुकी है। अजय एक अपनी बुक्स अलग बनाता है, फर्म अपनी बुक्स अलग बनाता है। तो टेक्निकली अगर फर्म की एसेट अजय के पास जा रही है, तो अजय को पैसा देना पड़ेगा फर्म को, करेक्ट? ठीक है। बट यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे अजय ने 80,000 रुपीज पे कर दिया, करेक्ट। अगर अजय ने 60,000 की मशीन के लिए 80,000 रुपए पे किया, तो अजय ने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए। तो मुझे एक बात बताइए, अजय का क्या? अच्छा, पहली बात, पहली बात, 60,000 की मशीनरी 80,000 रुपीज की हो गई, तो 20,000 रुपए का तो मेरे को बेनिफिट ही हो गया। तो 20,000 रुपए का तो मैं रिवैल्यूएशन गेन बुक कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, क्योंकि 20,000 रुपया ही गेन बुक हुआ। नेक्स्ट, अब एक बात समझिएगा। लेट अस से अजय ने कैश नहीं दिया, एंड दैट इज वेयर द गेम बिगिंस। अजय क्या किया, एक दिन आया, मशीन देखा, मशीन अच्छी लगी, उठा के ले गया। अकाउंटेंट को बोला एक काम करो, ये 60,000 की बुक वैल्यू पे है, बट मुझे इसको 80,000 रुपए में मेरी बुक्स में लिख दो। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अजय ने कोई पैसा दिया नहीं और फर्म की एसेट ले गया, फर्म की एसेट चली गई है।
अब फर्म क्या कर सकता है? फर्म या तो पैसा मांगेगा, अजय बोलेगा अरे मैं तो घर का आदमी हूं, मुझसे क्या पैसे लेने, बट मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। अजय बोला मैं नहीं पैसे दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो अब क्या फर्म अपना लॉस बेयर करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो फर्म क्या करेगा? फर्म बोलेगा यार अजय मेरा पार्टनर है, अजय का कैपिटल अकाउंट है, उसके कैपिटल अकाउंट में लाखों रुपए पड़े, प्रॉफिट भी जा रहा है, रिवैल्यूएशन का गेन भी जाएगा, और भी अलाना फलाना ढिमकाना चीज जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये 80,000 रुपये उसके खाते में लिख लेता हूँ, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं उसके खाते में लिख लेता हूँ। तो ये 20,000 रुपये मैं अजय के खाते से डिडक्ट कर लूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अजय का खाता से डिडक्ट करूंगा तो उसका कैपिटल घटेगा, अगर कैपिटल घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो अजय की कैपिटल अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो आई कैन से अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपया टू मशीनरी। मैंने मशीनरी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मशीनरी चली गई है बुक्स से, फर्म के हाथ से चली गई है, तो मशीनरी एज एन एसेट क्रेडिट हो गई कम खत्म होने पे। ठीक है, नेक्स्ट। 1/3 of the furniture is taken over by Ranjan, a partner, for 30,000 rupees. पहली बात, मशीनरी की बुक वैल्यू देखी तो कितनी है? 72,000 रुपीज। रंजन एक पार्टनर है, वो भी ठीक है। कितना फर्नीचर लेके गया वो? 1/3। तो एक बात बताइए, बुक वैल्यू कितनी है? 72,000। तो उसका 1/3 कितना होगा? 24,000। तो उसका अदर, बाय द वे अदर बहुत सिंपल है, 2/3 ही होगा, बट स्टिल तो ये 48,000 का हो गया। करेक्ट। अब ये 1/3 जो 24,000 का है, ये रंजन यानी कि एक पार्टनर कितने रुपए में लेके जाने के लिए रेडी है? 30,000 रुपए के लिए। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, ये अदर का कुछ हुआ क्या? क्या ये अदर बिकी? नहीं। क्या ये अदर रीवैल्यू हुई? कुछ भी बोले? नहीं। तो ये अदर की वैल्यू सेम रहेगी, 48 का 48 ही रहेगा ये। तो यहां से यहां जाने में मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट ये 24 को 30 करने में मुझे 6,000 रुपए का फायदा हो गया। बोलिए यस और नो? तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6,000 रुपए से मशीनरी को बढ़ा सकता हूँ रिवैल्यूएशन का बेनिफिट से, सॉरी फर्नीचर फर्नीचर। तो मैं बोलूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू रीवैल्यूएशन 6,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट। आप मेरे को एक बात बताइए, ये मशीनरी लेके कौन गया? रंजन। अब अगर रंजन लेके गया तो कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने पैसे पे किए? नहीं किए। अगर उसने पैसे नहीं पे किए तो उसके कैपिटल से मैं डिडक्ट कर लूंगा, खाते में लिख दूंगा, उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा या कैपिटल क्लेम कम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं रंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू मशीनरी, सॉरी टू फर्नीचर, आई एम वेरी सॉरी, टू फर्नीचर 30,000 रुपया। करेक्ट। और बाकी का जो फर्नीचर है वो एज इट इज बुक्स में पड़ा रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देने का कोशिश कर रहा हूं। जो बाकी का फर्नीचर है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। 15 नंबर एडजस्टमेंट में हम लोग 15 नंबर में, तो उसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, वो एज इट इज 48 का 48 पे पड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला केस इंटरेस्टिंग है। बुक वैल्यू 72,000 रुपया एंड 1/3 ऑफ द फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय रंजन फॉर 12,000 रुपया। सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ये वापस चेक कर लेते हैं। बुक वैल्यू 72,000 रुपया, उसमें से 1/3 रंजन का है, तो पहली बात बुक वैल्यू कितना होगा? 24। और जो बचा हुआ 2/3 है उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 48। अब ये जो 24,000 है इसको रंजन कितना में लेके गया? 12,000 में। ओके, तो ये 24 से 12 जाने में मेरा 12,000 रुपए का लॉस हो गया। पहली बात, मेरा 12,000 रुपए का लॉस हो गया फर्नीचर के। बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600, यही मैं बोल रहा था। बैलेंस यानी कि 2/3। अब बैलेंस के बारे में पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं बोला था, बट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल दिया कि द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600 रुपीज। इसका मतलब क्या है? 57,600 रुपीज इसकी वैल्यू है। तो अब आप बताइए 48 को 57,600 लाने में मेरा कितना रुपए का बेनिफिट हुआ? 9,600 रुपीज का। करेक्ट। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? मेरे को 12,000 रुपए का लॉस भी हुआ है, मेरे को 9,600 रुपए का गेन भी हुआ है। तो कैन आई से मेरे को नेट नेट 2,400 रुपए का लॉस हुआ है। कैसे आया ये? 12,000 रुपए का लॉस माइनस 9,600 रुपए का गेन। करेक्ट।
लॉस ज्यादा है, गेन कम है, सेट ऑफ कर दिया, बट एक्स्ट्रा तो लॉस ही बचा, तो 2400 रुपए का मेरा लॉस। तो मैं डायरेक्टली फर्नीचर को 2400 रुपए से घटा ही सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन डेबिट 2400 टू फर्नीचर, क्योंकि एसेट है, एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट हो जाता है 2400। एंड ये रंजन के कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट होगा, अब तो आपको समझ आ गया होगा। तो टू रंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू फर्नीचर 12,000 रुपया। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे को समझ नहीं आया, एक बार आप थोड़ा सा जूम आउट करके होलिस्टिक पिक्चर दोगे? ठीक है, मैं देता हूँ। क्या हुआ, लेट अस से मशीनरी थी, ठीक है, उस मशीनरी के दो पार्ट कर देते हैं, 1/3 2/3, ठीक है। अब बुक वैल्यू कितनी थी, खुद सोचिए आप। बुक वैल्यू टोटल थी 72,000, तो 1/3 वाली की बुक वैल्यू कितनी हुई 24, 2/3 वाली की बुक कितनी हुई 48,000, करेक्ट। अब मैंने उसे रीवैल्यू कितना पे किया, रीवैल्यूड कितना पे किया, जो मेरी 1/3 मशीनरी थी वो 12,000 रुपीज में रंजन लेके चला गया, तो उसने वैल्यू कितनी रखी इसकी 12,000 रुपया। एंड जो बचा हुआ ये था क्या बोलते हैं इसको, 2/3 मशीनरी थी, उसकी रीवैल्यू निकल के आई 57,600, करेक्ट। तो अब मेरे को एक बात बताइए, मैं एक बार के हटा के प्रॉपरली नोटेशन में लिख देता हूं। यहां पे फर्स्ट केस में मुझे क्या हुआ, फर्स्ट केस में मुझे लॉस हुआ, 12,000 रुपए का मेरे को लॉस हो गया, करेक्ट। बट सेकेंड केस में मुझे 9,600 रुपए का गेन भी हो गया। अब आप एक बार टोटल लेवल पे सोच के देखिए क्या हुआ। कैन आई से ऑन अ टोटल लेवल 72,000 की बुक वैल्यू पे मेरे को कितना रुपया मिला, मुझे मिला 69,600 रुपीज। तो फिर मुझे 2,400 रुपए का लॉस हुआ। वही तो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको टोटल में भी करके दिखा दिया, करेक्ट। तो मैं डायरेक्टली 2,400 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया, एंड जो 12,000 का मशीनरी रंजन लेके गया मैंने वो एंट्री पास कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17, 18, 19, 20, यस 17, 18, 19, 20 आर अ सेट ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस। तो उसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जब भी आप लोगों को रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के बारे में समझना हो, हमेशा एक 2x2 मैट्रिक्स बनाइए अपने माइंड के अंदर। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, चलिए एक 2x2 का टेबल बना लीजिए अपने मन के अंदर। इस 2x2 के टेबल में क्या क्या होगा, इसके अंदर 4 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। केस नंबर 1, पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है। इसके दो ही एक्सेस है, इसका एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस ये इंटरचेंजेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेमेंट, ठीक है। अब क्या ही हो सकता है, अलग अलग केसेस आप खुद सोच के देखिए, या तो फर्म या फिर पार्टनर, फर्म एंड द पार्टनर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिफॉल्ट सिनेरियो, डिफॉल्ट सिनेरियो क्या होता है सीख लेते हैं सब कुछ। डिफॉल्ट सिनेरियो मुझे ये सिखाता है, फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फर्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड सेकेंड डिफॉल्ट मुझे ये बोलता है, पेमेंट वही करता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेमेंट बाय हूम, पेमेंट बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। भैया मतलब क्या है इसका, पेमेंट बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम अज्यूम करते हैं वही पेमेंट करता है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पेमेंट भी फर्म ने की होगी, राइट। ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बताया, ठीक है। अब आइए, मुझे एक बात बताइए, अगर ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फर्म तो अपनी बुक्स में एक्सपेंस बुक करेगा, करेक्ट। तो एक्सपेंस की जगह वो बुक कर लेता है डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज वो एक नॉमिनल अकाउंट खुद ही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। टू, अब पेमेंट भी फर्म ने कर दी, तो ये क्या बन गया, रीवैल्यूएशन टू बैंक,
क्योंकि एसेट घट गया, पेमेंट गई है ना, करेक्ट। सेकेंड सिनेरियो विच इज वेरी कॉमन, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की। भैया अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की तो अगेन डेबिट तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा, तो मैं बोलूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, करेक्ट। अब क्रेडिट किसको करना होगा, पेमेंट किया है पार्टनर ने। अब एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर पेमेंट किया है पार्टनर ने, इसका मतलब क्या है, सपोज मैं एक पार्टनर हूं और लेट्स से ये मेरा फर्म है, ये एक मेरा फर्म है, पेमेंट करनी थी इसको, इसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला ठीक है भाई ये ले, एक बार के लिए तू मेरे से रख ले, करेक्ट। जो आउटसाइड पार्टी थी उसको पैसे मिल गए, वो अपने पैसे लेके चला गया। अब मेरे और फर्म के बीच में सेटलमेंट होना है, क्या सिनेरियो उठेगा, वही तो सिनेरियो, या तो मैं फर्म से अभी पैसा मांग लूं कि ठीक है भाई आज तेरे पास पैसे नहीं है ना, 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे, मेरे को दे दो, तुरंत दे दो, काम खत्म करो ना, वो एक सिनेरियो हो सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, खाते में लिख लो, खाते में लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म क्या बोलेगा, यार ये जो पार्टनर है ना हर्ष, इसका तो कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, इसकी तो मैंने सारी चीजें मेंटेन करके रखी हुई है, इसने मेरी मदद करने के लिए 5,000 10,000 जो भी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है वो पे कर दिए, तो एक काम करते हैं ना, इसने मेरे बिहाफ पे पैसा पे किया, तो मैं इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देता हूं, मैं इसका कैपिटल क्लेम बढ़ा देता हूं। खुद ही सोचिए, अगर आपके दोस्त ने आपके बिहाफ पे पेमेंट किया, तो अनलेस एंड अनटिल वो कुछ पुराना हिसाब आप लोग का है, तो आप तो उसके लिए इंडेटेड हो गए ना, तो आप तो उसकी तरफ से अब पे करने का कोशिश करेंगे, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। इन शॉर्ट अगर मैं एक बार समराइज करूं, अगर पार्टनर ने पेमेंट किया बट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो पार्टनर को बेनिफिट होना चाहिए ना, कैसे बेनिफिट दोगे, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा के, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, तो मैं बोलूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया ये इतनी सारी एंट्रीज हम लोग को याद कैसी रहेगी एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, एक आप 10 सम्स करेंगे आपको याद हो जाएगा सब कुछ। केस नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार किसकी है भैया, पार्टनर की, और पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताइएगा, अगर पेमेंट फर्म कर रहा है तो क्रेडिट तो बैंक ही होगा, क्योंकि फर्म की बुक्स है तो फर्म के तो वो हो गया, टू बैंक हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं हो सकता है, पूछिए क्यों, क्योंकि जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फर्म ने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, फर्म की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी, करेक्ट। तो ये डिफॉल्ट केस है नहीं। अच्छा, अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इस केस में क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की बट पेमेंट की फर्म ने, वेरी सॉरी, पेमेंट की फर्म ने, तो इस केस में उल्टा हो गया, मुझे पैसा पे करना था, मेरे बिहाफ पे फर्म ने पे किया, तो इस केस में क्या हुआ, फर्म ऊपर चला गया, तो फर्म बोलेगा अच्छा बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका था, पेमेंट मैंने कर दी, तो इस हिसाब से तो मुझे इसका कैपिटल क्लेम कम कर देना चाहिए, इसके खाते से एडजस्ट कर देना चाहिए। तो जैसे हमने एक पुराना एंट्री देखा वो एसेट टेक ओवर का, वैसे ही होगा हर्षेस कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। फाइनल केस, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, पेमेंट किसने की, पार्टनर ने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है कि नहीं। अरे यार, जब पेमेंट की पार्टनर ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की, तो ना ही फर्म का एक्सपेंस बुक हुआ और ना ही फर्म के रिसोर्सेस आउटफ्लो हुए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो फर्म अपनी एंट्री बुक में पास ही नहीं करेगा। सो दिस इज नो एंट्री वाला सिचुएशन, एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए अब आते हैं, फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 4,000 रुपया। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन है फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पेमेंट, तो फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फर्म ने पेमेंट किया, तो मैं क्या बोलूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 रुपया, 4,000 रुपया, करेक्ट, 4,000 रुपया एंड 4,000 रुपया, सिंपल। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 3,500 रुपया पेड बाय हर्ष हु इज अ पार्टनर। कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,500 रुपया, पेमेंट फर्म ने नहीं की, पेमेंट की हर्ष भाई ने, तो मैं क्या करूंगा, हर्ष का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, क्यों, हर्ष ने अननेसेसरीली पे किया, हर्ष की तो जरूरत ही नहीं थी, तो हर्ष का कैपिटल अकाउंट अब बढ़ाना पड़ेगा, वेरी सॉरी, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपया था, वर टू बी बॉन्ड बाई सुजल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, सुजल की थी, करेक्ट। अब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, करेक्ट, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम करता हूं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पेमेंट, तो यार यहाँ पे बॉन्ड भी सुजल को करना था और डिफॉल्ट केस में हम लोग अज्यूम करते हैं सुजल ही पे करेगा,
तो इस केस में फर्म का ना ही एक्सपेंस बुक हुआ और ना ही कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हुआ, तो ये नो एंट्री वाला केस है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए वर टू बी बॉन्ड बाई जय, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बट वर पेड बाय द फर्म। भैया सिंपल, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं बोलूंगा पेड बाय द फर्म है ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, जय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जय ने पे नहीं किया, तो जय की कैपिटल अकाउंट से हम लोग हिसाब चुकता कर लेंगे, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट घट गया ना, जय की रिस्पॉन्सिबिलिटी जय ने नहीं पे की, मैंने पे किया, तो उसका कैपिटल अकाउंट घट जाएगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 4,000 रुपए वेर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। वेरी सिंपल, अगर बैड डेट्स हुए हैं तो डेटर्स कम हो गए ना, करेक्ट। आप याद कीजिए क्लास 11 में आप क्या एंट्री पास करते थे, बैड डेट्स टू डेटर्स, तो सिमिलरली आप यहाँ क्या पास करेंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, दोनों में सेम केस है। भैया कैसे, भैया कैसे, नहीं समझ आया, ठीक है मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने इसी एक्सरसाइज में लिटरली अभी एक पढ़ा था, डेटर्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे एक बार गौर फरमाइए, डेटर्स ऑफ 12,500 रुपया रिटर्न ऑफ स्लैश रिटर्न बैक, ठीक है। तो उस केस में भी रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, और इस केस में भी आप क्या कर रहे हैं, बैड डेट्स में रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है, ऑब्वियसली सेम है ना, आप डेटर्स को क्यों राइट ऑफ करेंगे अननेसेसरीली, बैड डेट्स हुआ तभी ना। अच्छा, अब नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, इसको समझने के लिए अपने को एक और नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो आइए ये वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है पहले समझने का कोशिश करते हैं। बैड डेट्स का मतलब है वो डेट्स जो मुझे नहीं मिलेंगे, करेक्ट। अब पूरे साल में या पूरे बिजनेस में सपोज एक आदमी है, उसके पास डेटर्स है 2 लाख रुपीज के, करेक्ट, उसके पास डेटर्स है 2 लाख रुपीज के। तो इस केस में क्या होता है ना, इसके पास 3 तरह के डेट्स हो सकते हैं, एक आदमी के पास 3 तरह के डेट्स हो सकते हैं, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। एक होते हैं गुड डेट्स, ठीक है। गुड डेट्स का मतलब क्या होता है, उसको पता है ये पैसा 101% आने वाला है, करेक्ट। एक होते हैं बैड डेट्स, इसमें क्या होता है 110% ये पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब ये दोनों पोलर ऑपोजिट है। गुड डेट्स मतलब मुझे पता है वो पैसा आएगा ही आएगा, बैड डेट्स मतलब मुझे पता है वो पैसा आएगा ही नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। और फाइनली बीच में आते हैं हमारे डाउटफुल डेट्स, एज द नेम सजेस्ट, डाउटफुल का मतलब होता है मुझे नहीं पता ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप एक बात बताइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे बनता है, सिर्फ इस फिगर पे बनता है, करेक्ट। भैया ऐसा क्यों, जो बैड डेट्स है वो तो ऑन द स्पॉट राइट ऑफ हो गए, करेक्ट, वो तो कभी मिलने ही नहीं है। जो गुड डेट्स है उन पे क्यों प्रोविजन बने, जब मुझे पता है 100% वो मिल जाएंगे तो मैं क्यों नौटंकी करूं, करेक्ट। तो ये डाउटफुल डेट्स के ऊपर हम लोग सारा प्रोविजन बनाने का खेल खेलते हैं, करेक्ट, एकदम सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, प्रोविजन हम लोग डाउटफुल डेट्स का बनाते हैं। हम लोग प्रोविजन क्यों बनाते हैं, अब मैंने प्रोविजन एंड रिजर्व्स एक अनदर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट अगर मैं आपको बताऊं प्रोविजन का मतलब इन जनरल क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि लाइबिलिटी होगी, ठीक है। प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है एक बार समझने का कोशिश कीजिए। इन शॉर्ट, प्रोविजन का मतलब होता है भैया लाइबिलिटी होगी, आई नो दैट, आई नो देयर विल बी अ लाइबिलिटी, इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी, राइट। मतलब आपको पता है बिजली का बिल तो आएगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता, बहुत स्टूपिड एग्जांपल है, बट प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी तो होगी मुझे पता है 101% होगी, बट कितनी होगी मेरे को नहीं पता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन हम लोग बनाते हैं उस चीज के लिए। तो डाउटफुल डेट्स तो है, अब उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स कितने होंगे मेरे को थोड़ी पता है, करेक्ट। तो मैं एक प्रोविजन बना लेता हूँ। अब ये प्रोविजन कैसे बनता है, 10%, 20%, 30%, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस या मेरा जो एक गट फीलिंग होगा उसके बेसिस पे मैं बनाऊंगा, करेक्ट। अब ये जो मैंने प्रोविजन बनाया, ये मैं क्यों बनाता हूं, ये मैं प्रोविजन बनाता हूं एज अ कुशन, एज अ सपोर्ट। मतलब क्या हुआ, मुझे पता है मेरे घर के आसपास तूफान आने वाला है, तो मैंने क्या की आज ही अपनी छत के ऊपर रस्सी वस्सी बांध दी ताकि मेरा छपरा उड़ के चला ना जाए, मेरा रूफ उड़ के चला ना जाए। तो तूफान आएगा अगले हफ्ते, बट मैं आज ही रेडी करके रख लिया ताकि अगले हफ्ते प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से प्रोविजन बनता है। मुझे पता है आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी होगी मुझे नहीं पता, भाई मुझे भी नहीं पता कि तूफान कितना तेज आएगा, हो सकता है हल्की सी बारिश ही हो बस बट जस्ट टू बी सेफ मैं आज ही रेडी हो जाता हूं। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ये। सो सिमिलरली अब मैंने सपोज 5% बोला, ठीक है, कि 5% मेरे को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है।
तो मैंने डाउटफुल डेट्स पता किया कि मेरा डाउटफुल डेट्स इज अराउंड 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का 5%, मैंने 5,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया। मैंने आज ही 5,000 का प्रोविजन रख लिया कि भैया कल को मेरा बैड डेट्स जितना भी हो, मेरे पीएल के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा, बस 5,000 रुपया तक का प्रेशर मैं संभाल लूंगा। 5,000 रुपए तक का प्रेशर मैं संभाल लूंगा, उसके ऊपर का प्रेशर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। करेक्ट। मैं आपको एक बार फिर एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस से मेरा प्रोविजन है 5,000 रुपए का। करेक्ट। मेरा प्रोविजन है 5,000 रुपए का और मेरा बैड डेट्स एक्चुअल 3,000 रुपए का हुआ। मैं एंट्रीज पे नहीं जा रहा हूं एक बार, तो यहां पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुशन मुझे बचा लेगा। करेक्ट। सेकेंड केस में मैं बोलता हूं मेरा बैड डेट्स हो गया 5,000 रुपए का, यहां पे भी मेरा कुशन मुझे बचा लेगा क्योंकि 5,000 तक की मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट नेक्स्ट केस में मुझे 8,000 रुपए का लॉस हुआ, तो 5,000 रुपए तक का तो कुशन मुझे बचा लेगा, लेकिन बचा हुआ 3,000 वापस पीएल में जाके इंपैक्ट कर देगा। बट आप सोचो, फिर भी एक बार के लिए तो कंपनी बची ना। 8,000 का लॉस एक साथ ना बेयर करने की वजह 3,000 का लॉस बेयर करना पड़ गया। सो दैट इज वाई प्रोविजन आर क्रिएटेड इन शॉर्ट। आइए, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी मेरे पास 6,000 रुपया है और मेरा बैड डेट्स हुआ 5,000 रुपए का, तो मैं क्या एंट्री पास कर सकता हूँ? बैड डेट्स टू डेटर्स, एकदम सिंपल रखते हैं। बैड डेट्स टू डेटर्स, डेबिट 5,000 5,000। अब बैड डेट्स को क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन में जाऊंगा? नहीं, यहीं पे दिक्कत हो जाता है। मैं हिट करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि जो मेरा प्रोविजन है मैं उसको यूज करूंगा। प्रोविजन का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, तो अगर मैं क्रेडिट को यूज कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो भैया 5,000 रुपए तक का जो प्रोविजन है उसको मैं यूज कर लूंगा। करेक्ट। उसके बाद भी मेरे पास 1,000 रुपए का प्रोविजन बचना चाहिए। भैया यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन क्यों नहीं हिट किया? भैया रिवैल्यूएशन कब हिट होता है? जब डेटर्स की वैल्यू चेंज होती। क्या यहाँ डेटर्स की वैल्यू चेंज हुई? हाँ हुई ना, 5,000 रुपए का बैड डेट्स। देयर इज अ डिफरेंस। ये बैड डेट्स है। इस बैड डेट्स के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखा था। इन केस में क्वेश्चन नहीं बनाता तो आप देख लीजिए, डायरेक्टली 4,000 रुपए का फटका जैसे यहाँ लगा वैसे यहाँ पे 5,000 का फटका लगता। ठीक है। सेकेंड केस आइए, आपको समझ आ जाएगा। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 18,000 रुपया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000 रुपया। सेम एंट्री, एंट्री तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स 18,000 रुपया एंड 18,000 रुपया। बट अब मैं इसको क्लोज करता हूं, तो टू बैड डेट्स 18,000 रुपया। ठीक है, टू बैड डेट्स 18,000 रुपया। प्रोविजन को यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मेरे पास प्रोविजन आज की डेट में बैलेंस शीट में कितने रुपए का है? 12,000 रुपए का। तो 12,000 रुपया फुल्ली यूज हो गया। क्या देखिए, ये एंट्री मैच की, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। कितने रुपए का गैप क्रिएट हुआ? 6,000 रुपया डेबिट का गैप क्रिएट हुआ। तो ये 6,000 रुपये क्या है? एक्स्ट्रा लॉस ही तो है। 18,000 का लॉस हो गया, होना चाहिए था 12,000 का, तो 12,000 का क्वेश्चन था, 18,000 का लॉस हो गया, तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर इन शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। अरे यार, ये तो लेवल 1 क्वेश्चन आ गए वापस से। 8,000 का 25% कितना होता है? 2,000 रुपया। प्रोविजन है, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होता है, इंक्रीज करना है मतलब टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 2,000 रुपीज रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन एट द एंड ऑफ द डे पीएल से ही बनता है। बस यही है, टाइमिंग डिफरेंस को बचाने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 15% ऑफ डेटर्स। इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और ज्यादा प्रोविजन चाहिए। करेक्ट, तो मुझे अब जो प्रोविजन चाहिए वो डेटर्स के 15% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, मेरा आज के केस में बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स कितना है? 1.5 लाख रुपया। तो मुझे कितना चाहिए? 1.5 लाख का 15%। तो मेरा प्रोविजन होना कितना चाहिए? 22,500। मेरा प्रोविजन एग्जिस्टिंग कितना है? 13,000 रुपया। तो मुझे एक बात बताइए, 22,500 होना चाहिए, 13,000 रुपया है, मतलब 9,500 रुपया मुझे एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो सेम एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
बट यहाँ पे अमाउंट क्या होगा? विल इट बी 13,000 रुपया? नो. विल इट बी 22,500? नो. इट विल बी 9,500 रुपीज. एकदम सिंपल. ठीक है, चलिए डन. एंड दैट इज ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर रिवैल्यूएशन. अगर आप ये 25 एडजस्टमेंट्स, आई स्वेयर टू गॉड, अगर अच्छे से समझ लेते हैं, आई थिंक आपका 90 to 99% ऑफ द एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चंस में एग्जाम्स में मिलता है वो कवर हो जाएगा, राइट? अब ऑफ कोर्स मैं कुछ हॉट्स भी प्रैक्टिस कराता हूँ क्लासेस में, बट इट डज नॉट मेक सेंस कि अभी मैं हॉट्स डिस्कस करके वीडियो को लंबा करूँ. बस ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000 रुपये है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो एंट्री होता है रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000 रुपये का. बट लैंडलॉर्ड ने रिकॉर्ड करने के पहले ही बोल दिया 20% हटा दो, तो मैं 30,000 पे नहीं रिकॉर्ड करता. मैं 30,000 पे 20% ऑफ 30,000 रुपये माइनस करके डायरेक्टली 24,000 रुपये पे रिकॉर्ड करता, राइट? तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ पे बना रखे हैं हॉट्स के केस में, बट हॉट्स इज नॉट मेक सेंस टू डिस्कस राइट नाउ. मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया. रिवैल्यूएशन हम लोग करते हैं जब पार्टनरशिप खत्म होता है. क्लियर लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए. मैंने आप लोगों को पहले एसेट और लाइबिलिटी एकदम बेसिक इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले केसेस बताए. फिर मैंने आपको बताया कि टू और बाई में क्या डिफरेंस होता है. बाई का मतलब वो चेंज का वैल्यू बता रहा है, टू का मतलब वो फाइनल वैल्यू बता रहा है. फिर उसके बाद मैंने आपको ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उसके कुछ शॉर्टकट्स भी मैंने आपको बताया. सेकेंड केस में मैंने आप लोग को बताया कि लेट्स से अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर लिया तो उसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं. इससे ज्यादा केस नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा अपनी बुक्स में. थर्ड केस मैंने आप लोगों को बताया रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का. रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में आपको जब भी समझना आप एक बार ये मैट्रिक्स याद कर लीजिएगा, और ये डिफॉल्ट अजम्पशन प्लीज याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग क्या होता है एग्जाम में याद रखते हैं कि फर्म डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पे करेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. क्वेश्चन बोलता है सॉरी एग्जाम बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वही बाय डिफॉल्ट पे करेगा. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में साइलेंट है तो फर्म पे करेगा. ठीक है, नेक्स्ट. और लास्ट मैंने आपको बताया बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ओवर हियर. तो मैंने इसीलिए इसके कुछ अलग अलग केसेस बनाए थे. ठीक है, so that's it for the day. I will continue in this series and I will post more videos for reconstitution of partnership. Stay tuned. If you like this video, definitely share it with your friends who are feeling a bit stuck in partnership or who you feel can benefit from revaluation of assets and liabilities. Thank you very much.